ब्रह्मांड। What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. यह हमारा यूनिवर्स अनंत है। इसकी शुरुआत एक छोटे से पॉइंट बिग बैंग नाम की कॉस्मिक घटना से हुई थी। इस अनंत अपार यूनिवर्स और रहस्यमय ब्रह्मांड में काफी अद्भुत क्रिएशंस है, जिसमें हम ह्यूमंस इस यूनिवर्स के छोटे से हिस्से हैं। हमने अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बल पर इवॉल्व होके साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट्स किए, जिसमें हमने नेचर के लॉस को समझकर अपने जीवन को सुधारने का मौका दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरीज और इन्वेंशन वर्ल्ड के सामने पेश किया। इसमें से कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत नाम कमाया, लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं कि उनका कोई खोज ही नहीं है अब। इसीलिए 20th सेंचुरी में लोगों ने बहुत साइंटिस्ट के इन्वेंशन को जाना, बट फॉर दिस रीजन बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हो गई साइंटिस्ट के बीच में। बचपन में मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता था कि मैं किसी ऐसे मोमेंट या जगह में हूँ जो शायद मैंने पहले भी कहीं देखा है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं समझा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, बल्कि सभी ने कभी ना कभी तो ये एक्सपीरियंस किया ही है। इस चीज़ को साइंटिफिक टर्म में डेजा वू कहते हैं। आप सभी ने सर आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। वे 17th सेंचुरी के एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। ग्रेविटी उन्होंने ही डिस्कवर की थी। आप सभी ने कभी ना कभी यह सोचा ही होगा कि क्या होता अगर न्यूटन के सिर पर वो एप्पल गिरता ही नहीं। क्या ग्रेविटी कभी डिस्कवर नहीं होती? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा ही नहीं, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? आइए हम इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ढूंढते हैं। एटम्स इस यूनिवर्स का सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है, और ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन एक साथ अलग अलग जगहों में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी भी करोड़ों इलेक्ट्रॉन से बनी है, जिसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की ही तरह हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक ही साथ अलग अलग यूनिवर्सेस या जगहों में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट से ही आता है ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए जानते हैं आखिर क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। आइंस्टाइन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट को स्पूकी एक्शन एट द डिस्टेंस कहा था। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल का स्पीड लाइट का स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं हो सकता। एक तरफ जहाँ क्वांटम एंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंग अगर दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड है तो एक पार्टिकल में कोई भी चेंज दूसरे पार्टिकल को तुरंत अफेक्ट करता है, चाहे उन दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो। लेकिन अगर दो पार्टिकल्स अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में है तो उनके बीच का डिस्टेंस लाइट का स्पीड से बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अगेंस्ट है। नील्स बोर क्वांटम मैकेनिक्स में बिलीव करते थे, लेकिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट लगता था। इसी वजह से उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, जिसे हम बोर्ड आइंस्टाइन फ्यूड के नाम से जानते हैं। जब मीडिया को इस फ्यूड के बारे में पता चला तो न्यूज के हेडलाइंस काफी सेंसेशनल बन गए। न्यूज़पेपर्स में छपने लगे कि आइंस्टाइन अटैक्स क्वांटम मैकेनिक्स और बोर्ड सेज यूनिवर्स इज प्रोबेबिलिस्टिक। लोग सोचने लगे कि साइंस के दो बड़े स्कूल्स के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। जब आइंस्टाइन ने मीडिया कंट्रोवर्सी फेस किया, तब 1935 में आइंस्टाइन की जैसे सोच रखने वाले साइंटिस्ट पोडोल्स्की और रेजन ने ईपीआर पैराडॉक्स से क्वांटम इंटेंगलमेंट को सॉल्व करने की कोशिश किया। उनका कहना था कि अगर क्वांटम इंटेंगलमेंट रियल है तो इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से भी तेज फ्लो कर रहा है, और ये तो ऑब्वियसली आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी को वायलेट कर रहा है। तो आइंस्टाइन इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ हिडन वेरिएबल्स ऐड करने की बात की, जिसके अकॉर्डिंग क्वांटम पार्टिकल्स रैंडम नहीं होते, बस कुछ अनसीन प्रॉपर्टीज होती है जो पहले से ही फिक्स्ड होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक बॉक्स में हम दो बॉल रखते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक बॉल, और हम एक बॉल को उठाते हैं, अगर वो वाइट बॉल निकला तो हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि बॉक्स के अंदर ब्लैक बॉल ही है। यहाँ पर ये दोनों बॉल्स क्वांटम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है,
और उन बॉल्स के कलर आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग उन हिडन फिक्स्ड प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। लोगों ने आइंस्टाइन की इस पैराडॉक्स को गलत समझा और उनके अगेंस्ट हो गए। इन सभी साइंटिस्ट के कंट्रोवर्सीज के बीच में एक और कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे हम कोपेनहेगन्स इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। ये इंटरप्रिटेशन नील्स बोर, हाइजेनबर्ग और मैक्स बॉर्न जैसे साइंटिस्ट का एक थीसिस है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच और रैंडमनेस को सपोर्ट करता है। इस इंटरप्रिटेशन में कहा गया है कि कोई भी क्वांटम पार्टिकल अपने सुपरपोजिशन स्टेट में रहता है जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए। फिर आइंस्टाइन गए सर अर्विन श्रोडिंगर के पास, जो कि एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, और 1933 में उन्हें अपने वेव इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टाइन ने सोचा कि वो श्रोडिंगर को यूज करके अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सपोर्ट में ले लेंगे। इसीलिए आइंस्टाइन ने उन्हें अपने आइडियाज और ईपीआर पैराडॉक्स के बारे में बताया। सर अर्विन श्रोडिंगर एक लिबरल इंसान थे। वो आइंस्टाइन और एंटेंगलमेंट के बीच के कंट्रोवर्सी में किसी का भी सपोर्ट नहीं करते थे। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में कुछ कमियां थी, जैसे कि रैंडमनेस, जिसे श्रोडिंगर ने अपने श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट से गलत प्रूव किया। श्रोडिंगर के कैट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटम एंटेंगलमेंट और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को करेक्ट प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए श्रोडिंगर ने कहा था कि अगर हम एक कैट को एक बॉक्स में बंद कर दें और उस बॉक्स में हम एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और एक रेडियोएक्टिव डिटेक्टर और एक हैमर और एक पॉइजन का वेसल को उसके अंदर रख दें, तो जैसे ही वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीके होना शुरू करता है तो वो रेडिएशन डिटेक्टर उसे समझ जाता है और वो हैमर को ट्रिगर कर देता है, जिससे वो हैमर उस पॉइजन के वेसल पर गिरता है और वो पॉइजन का वेसल टूट जाता है। तो अब हम ये तो नहीं जानते कि उस बॉक्स के अंदर बंद वो कैट जिंदा है या मर चुका है। इससे हम ये तो कह सकते हैं कि वो कैट अपने सुपरपोजिशन स्टेट में इस वक्त उस बॉक्स में मौजूद है। तो या तो फिर वो कैट इस यूनिवर्स में मर चुका होगा और किसी दूसरे यूनिवर्स में जिंदा होगा, या इसका कुछ ऑपोजिट होगा कि वो इस यूनिवर्स में जिंदा है लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में मर चुका है। और यही चीज एक्सप्लेन करती है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट और पैरेलल यूनिवर्स की कहानी क्या है। जैसे हमने देखा कि आइंस्टाइन बिलीव्ड इन कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। वो कहते थे कि गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स में कोई ऐसा फोर्स है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन उनके जवाब में बोर ने कहा कि डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू विथ हिज डाइस, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी घटना हो रही है, वो अगर गॉड ने भी प्लान की हो, वो होगा ही, रैंडमली सही लेकिन वो होगा, क्योंकि हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्वांटम साइंस की मदद से हम इंसान काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर चुके हैं। हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स जिस सवाल को सॉल्व करने में करोड़ों साल का समय लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्वांटम कंप्यूटर मिनटों में सॉल्व कर देते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन। और क्वांटम कंप्यूटर्स की तरह क्वांटम साइंस की मदद से हम ऐसे कई और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो इंसानों को अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। क्वांटम साइंस ने हमारे सामने एक नया सवाल इंट्रोड्यूस किया है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? हमारा ये यूनिवर्स क्या रियलिटी है या है एक इल्यूशन? কোয়ান্টামের এই অগাধ সমুদ্রে এতক্ষণ ধরে আমরা সাঁতার কাটার চেষ্টা করে গেছি। এখন এই যে গল্পের সূত্রপাত যেখান থেকে হয়েছিল ডেজাভু, সেটা সত্যি কি আমাদের ব্রেনের একটা গ্লিচ, নাকি প্যারালাল ইউনিভার্সের সঙ্গে সত্যি এর একটা কানেকশন রয়েছে? আর তা যদি হয়েই থাকে তাহলে এই ইউনিভার্সে অ্যাপেল পড়ে নিউটনের থেকে যে গ্র্যাভিটির আবিষ্কার করা হয়েছিল বা নিউটন যে গ্র্যাভিটি আবিষ্কার করেছিলেন সেটাকে সত্যি প্যারালাল ইউনিভার্সে করাটা সম্ভব ছিল, নাকি নিউটনের মাথায় আপেল পড়তোই না, কিংবা আপেল পড়লেও সেটা কেউ অ্যাপেল পাই বানিয়ে খেয়ে যেত? এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রশ্নটার শেষ কোথায়, নাকি এটা কোয়ান্টামের ওই অগাধ সমুদ্রের মতোই আবহমান, নাকি এর একটি মোহনাও রয়েছে?